दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर चल रही बहस और राजनीतिक खींचतान रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिल्म के निर्देशक ने यानी हनीत रेहान ने फिल्म बनाने से लेकर रिलीज के लिए कई सालों तक का संघर्ष किया था, मगर फिल्म को दर्शक तक पहुंचने के सीधा रास्ता आज तक नसीब नहीं हुआ। बहरहाल सतलुज पायरेसी और फ्री स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। डायरेक्टर हनीत रेहान ने फिल्म को हटाए जाने को लेकर फोर्ब्स इंडिया को पहली बार पब्लिकली बताया था कि सतलुज को ZEE5 से हटाने की जानकारी उन्हें सीधे तौर पर नहीं दी गई थी। 3 जुलाई को फिल्म OTT पर रिलीज हुई थी और 5 जुलाई को डायरेक्टर को रात 8 बजे एक फोन आया था। इस फोन के बाद उन्हें शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिल्म को महज 48 घंटे ही हुए थे रिलीज को और फोन पर उन्हें कहा गया कि रात 9 बजे फिल्म को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। उनके मुताबिक ZEE5 ने उनसे कहा कि सरकार के दबाव की वजह से उन्हें फिल्म हटानी पड़ रही है। हालांकि ZEE5 ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण फिल्म को हटाया जा रहा है प्लेटफॉर्म से। इसके बाद सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बयान सामने आया इस पूरे विवाद पर। ANI से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा था कि फिल्म की रिलीज 2021 के IT रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए उस पर कार्रवाई की गई है। इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी फिल्मों पर सरकार रोक लगाएगी, कितनी कहानियों को दिखाने से पहले उन्हें सेंसर कर दिया जाएगा। प्रेस की आजादी से शुरू हुई ये बहस अब फिल्मों की कहानियों की आजादी पर पहुंच गई है। इस वीडियो में जानेंगे OTT पर छुपी हुई सेंसरशिप का इतिहास, क्या OTT पर भी सेंसर बोर्ड चलता है और क्या किसी भी फिल्म पर कभी भी बैन लगाया जा सकता है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। सतलुज फिल्म पिछले 4 साल से रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड के पास हाथ पैर मार रही थी। पहले इसे घल्लूघारा नाम से भेजा गया था, फिर नाम बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। लेकिन निर्देशक हनीत रेहान के मुताबिक थिएटर रिलीज की मंजूरी देने से पहले सेंसर बोर्ड ने 120 से ज्यादा कट और बदलाव करने को कहा। उनके अनुसार बोर्ड की कुछ बड़ी शर्तें थी। फिल्म के मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालड़ा का नाम बदलना, फिल्म के पंजाब पुलिस से सभी जिक्र हटाना, पंजाब की जगह किसी काल्पनिक राज्य का नाम इस्तेमाल करना। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इन बदलावों के लिए तैयारी नहीं दी यानी मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। बाद में मेकर्स ने बिना कोई कट लगाए फिल्म को सीधे सतलुज नाम से OTT पर रिलीज कर दिया। अब भारत में सेंसर बोर्ड यानी CBFC सिर्फ उन फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है जो थिएटर में रिलीज होती हैं। अगर किसी फिल्म को थिएटर में रिलीज करना है तो उसके पहले मेकर्स को फिल्म का फाइनल वर्जन, उसकी ट्रांसक्रिप्ट और तय फीस के साथ सेंसर बोर्ड में आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद CBFC के एक एग्जामिनेशन कमेटी फिल्म देखती है। कमेटी के सदस्य अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि फिल्म बिना बदलाव पास हो सकती है, उसमें कट या बदलाव की जरूरत है या उसे किस सर्टिफिकेट यानी UA आदि के साथ रिलीज किया जाना चाहिए। अगर किसी फिल्म के मेकर CBFC के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहले वे रिवाइजिंग कमेटी से फिल्म की दोबारा समीक्षा की मांग कर सकते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता CBFC के चेयरपर्सन करते हैं और पहली कमेटी के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, यानी जो पहले राउंड में चेक कर रहे होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। दूसरा, अगर वहां भी बात नहीं बनती है तो मेकर्स अदालत का रुख कर सकते हैं और CBFC के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब उस सवाल का जवाब कि आखिर सरकार किसी फिल्म पर बैन क्यों लगा सकती है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के मुताबिक अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि कोई फिल्म लोगों के बीच रिलीज करने लायक नहीं है तो वो उसे सर्टिफिकेट देने से इनकार कर सकता है। कानून में कुछ तय वजह है इनकी, जिनके आधार पर किसी फिल्म को रोका जा सकता है रिलीज के लिए। जैसे अगर फिल्म से देश की सुरक्षा या अखंडता पर असर पड़ता हो, सामाजिक शांति बिगड़ने या हिंसा भड़कने का खतरा हो, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री हो या अदालत की अवमानना जैसी बात हो, तो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है या बदलाव की मांग उन प्रोड्यूसर से कर सकता है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, किस्सा कुर्सी का, 5 और कामा सूत्रा अ टेल ऑफ लव जैसी फिल्में CBFC बैन का एकदम प्राइम एग्जाम्पल है। मगर OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में और वेब सीरीज के लिए CBFC की मंजूरी लेना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं होता है।
यानी कोई फिल्म बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के भी ओटीटी पर रिलीज हो सकती है, बशर्ते वो आईटी रूल्स 2021 और दूसरे लागू नियमों का पालन करे। इन नियमों का मकसद है प्लेटफॉर्म खुद ही कंटेंट की समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर बदलाव करे, यानी सेल्फ रेगुलेशन अपनाए। इन नियमों को इसलिए बनाया गया ताकि इंटरनेट पर अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाई जा सके, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। हालांकि सतलुज को किस कैटेगरी में डालते हुए ओटीटी से हटाया गया, ये साफ कभी नहीं किया गया। ये पहली बार नहीं है कि भारत में किसी फिल्म या वेब सीरीज को विवादों या रोक का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानूनी दबाव, राजनीतिक विरोध या धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतों के बाद अपना कंटेंट हटाना या उसमें बदलाव करना पड़ा है। ऐसा ही एक बड़ा मामला 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव का था। रिलीज के तुरंत बाद तांडव का कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया। आरोप था कि सीरीज के कुछ सीन में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और जाति से जुड़ी आपत्तिजनक बातें दिखाई गई हैं सीरीज में। विवाद इतना बड़ा कि सीरीज के मेकर्स के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद कुछ सीन बदलाव किए गए और माफी भी जारी की गई। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी आपत्ति जनाई थी शो को लेकर। विवाद बढ़ने पर निर्देशक अली अब्बास जफर और पूरी टीम ने बिना शर्त माफी मांगी। भारत के ओटीटी इतिहास में यह पहली बार था जब किसी बड़ी वेब सीरीज की टीम को विवाद के बाद सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि सरकार ने तांडव पर सीधे बैन नहीं लगाया था, लेकिन बढ़ते कानूनी और राजनीतिक दबाव के बाद प्राइम वीडियो को अपनी ही वेब सीरीज के विवादित सीन हटाने पड़े थे। यहीं से साफ होने लगा कि ओटीटी पर भले ही सेंसर बोर्ड ना हो, लेकिन विवाद होने पर कंटेंट में कट या बदलाव करवाए जा सकते हैं। सतलुज की तरह ही एक और बड़ा विवाद तमिल फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर भी हुआ था कुछ वक्त पहले। नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से आती है और अपना सपना पूरा कर शेफ बनना चाहती है। 2023 में अन्नपूर्णी बिना किसी दिक्कत के सेंसर बोर्ड से पास होकर थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन 2024 में नेटफ्लिक्स पर आने के बाद विवाद शुरू हो गया। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने फिल्म के कुछ सीन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही कुछ समय बाद बिना किसी आधिकारिक सरकारी बैन के नेटफ्लिक्स ने फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके बाद जी स्टूडियोज ने लिखित माफीनामा जारी किया, जबकि नयनतारा ने माफी मांगते हुए एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसकी शुरुआत ही जय श्री राम से हुई थी। वैसे अन्नपूर्णी अकेली नहीं है इस लिस्ट में। IC-814, द कांदार हाईजैक, अ सूटेबल बॉय और कई दूसरी ओटीटी फिल्में और वेब सीरीज भी समय समय पर विवादों का सामना कर चुकी हैं। इसी तरह मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को भी लेकर विवाद हुआ था। विरोध बढ़ने के बाद मेकर्स ने माफी मांगी और फिल्म का नाम बदल दिया गया। वहीं संतोष फिल्म, जो 2024 का मामला है, चर्चा में रहा। ये फिल्म ऑस्कर के लिए ब्रिटेन की आधिकारिक एंट्री बनी थी, लेकिन भारत में इसकी रिलीज अटक गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने फिल्म में पुलिस की बर्बरता, जातिवाद और सांप्रदायिक तनाव के चित्रण पर आपत्ति जताई थी, जिसके चलते इसे भारत में रिलीज नहीं किया जा सका। निर्देशक संध्या सूरी, संतोष की, का कहना था कि सीबीएफसी ने जो कट सुझाए थे उनसे फिल्म की असली कहानी और मकसद ही बदल जाता है। इसीलिए उन्होंने उन बदलावों को मानने से इनकार कर दिया और फिल्म की भारत में थिएटर रिलीज हो ही नहीं पाई। अब सवाल सिर्फ सतलुज का नहीं है। अगर मान भी लें कि सतलुज पर आपत्ति असली नामों और किरदारों की वजह से थी, तो तांडव, अ सूटेबल बॉय और संतोष जैसी फिल्मों और सीरीज के किरदार तो काल्पनिक थे। फिर भी उन्हें विवाद, कानूनी दबाव और कई मामलों में कंटेंट बदलने या हटाने जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? यहीं से ओटीटी को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। भारत में थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में के लिए सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जरूरी होता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के लिए ऐसा सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं होता। यानी ओटीटी पर सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंटेंट विवादों और दूसरी कानूनी नियमों के दायरे में आ सकता है। अब उस आखिरी सवाल पर आते हैं कि क्या सरकार किसी भी ओटीटी फिल्म को कभी भी बैन कर सकती है? जवाब है बिना कानूनी कारण के नहीं।
ओटीटी फिल्म को केवल इसीलिए नहीं हटाया जा सकता कि वो सरकार, पुलिस, सेना किसी धर्म या किसी ऐतिहासिक घटना को अनकंफर्टेबल तरीके से दिखाती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और सोवर्निटी जैसे सेक्शन 69A के ग्राउंड पर सरकार इमरजेंसी ब्लॉकिंग कर सकती है उस फिल्म की, यानी उस कंटेंट की। फर्क बस इतना है कि कारण स्पष्ट, लिखित और कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक फिल्म को फॉर्मली बैन के बिना उसका डिस्ट्रीब्यूशन रोका जा सकता है, प्लेटफॉर्म उसे खरीदने से इनकार कर सकता है, लीगल रिस्क के डर से हटा सकता है, फिल्म मेकर से एडिट्स करवा सकता है या उसे इनडेफिनेटली अंडर रिव्यू रखा जा सकता है। कागज पर प्री सेंसरशिप नहीं होती है, लेकिन फिल्म दर्शकों तक भी नहीं पहुंचती है। यही ओटीटी की छिपी हुई सेंसरशिप है जो आपको पता होनी चाहिए। और सतलुज के मामले में सबसे आयरॉनिकल बात यही हुई है कि फिल्म को प्लेटफॉर्म से हटाने के बाद उसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है। कम्युनिटी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, गांव और गुरुद्वारों में लोग इकट्ठा होकर फिल्म देखने लगे हैं, अनऑफिशियल कॉपीज सर्कुलेट होने लगी है। इसे स्टाइसेंट इफेक्ट कहा जाता है, यानी जिस जानकारी या कहानी को दबाने की कोशिश की जाए, लोगों की क्यूरियोसिटी उसे और ज्यादा फैला देती है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है, समझाने को आपको कोशिश की ओटीटी पर सेंसरशिप कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिएगा और देखते रहिए युवा पर मास्टर शो।